नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 9 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 6 से लिया गया एक एडिटोरियल है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों से है। तो सबसे पहले तो हम इसका संदर्भ समझ लेते हैं, उसके बाद इस एडिटोरियल में दिए हुए कुछ मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से भारत में जो स्थानीय सरकार की महत्ता है, जो लोकल गवर्नेंस की महत्ता है, उस पर बल डाला गया है और इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया गया है कि भारत में निर्वाचन संबंधी जो सुधार हैं या भारत में संसदीय प्रणाली की जो सफलता है वो तभी महत्वपूर्ण रूप से बेहतर हो सकती है जब हम डाउन टू अर्थ गवर्नेंस पे बल दें, यानी जो हमारे गांव के स्तर का जो गवर्नेंस है या हमारे शहरों के स्तर का जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं तो बताते हैं कि 2010 और 2011 में अन्ना हजारे जी द्वारा दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक जन लोकपाल की बात कही थी। तो जन लोकपाल के तहत उनका मुख्य बल यह था कि चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, यानी चाहे सरकार हो या फिर सरकार के द्वारा जो कानून निर्माण किया जाता है उसको बनाने के संदर्भ में संसद की भूमिका हो। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं, यह सभी उत्तरदायी होनी चाहिए और इनका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से जनता के प्रति होना चाहिए। और जब जनता के प्रति उत्तरदायित्व की बात आती है तो इसमें प्रधानमंत्री समेत कार्यपालिका विधायिका यानी राज्य व्यवस्था के सभी अंग मुख्य रूप से इसमें शामिल होने चाहिए। तो जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र में भागीदारी की बात करते हैं, तो इसके तहत बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में और लोकतंत्र में हम धन और बल के प्रयोग को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब ये जो धन बल है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो धन है उसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वोटों को खरीदने के लिए ही किया जाता है। जो धन का जो प्रयोग है वो ना केवल वोट खरीदने के लिए बल्कि जनता से जुड़ाव के लिए भी किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए रैलियां करने में खर्च किए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो विज्ञापन करने में खर्च किए जाते हैं। और आज के दौर में तो वर्चुअल रैलीज और सोशल मीडिया में भी बहुत बड़ी संख्या में जो है पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसकी संख्या करोड़ों में है। अब जिस तरीके से धन बल का प्रयोग बढ़ रहा है वह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इससे जो अपराधी तत्व होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध औद्योगिक घरानों आदि से होता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बड़ी संख्या में धन को लाने की क्षमता रखते हैं, वो जो है लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं। इससे राजनीति का जो जुड़ाव है वो राजनीति के अपराधीकरण से हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका संबंध जो है औद्योगिक घरानों से भी हो जाता है, जिसमें जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो औद्योगिक घरानों की हितों के अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं। और यह लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत नहीं है, क्योंकि इससे जो साधारण जनता है उसके जो मुद्दे हैं वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते, ये कुछ सीमाओं के चलते कई बार ये कहा जाता है कि हमें अपनी संसदीय प्रणाली में बदलावों को लाके जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति की प्रणाली है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया जाता है, हमें उस प्रणाली की ओर अपने आप को ले जाना चाहिए। लेकिन लेखक का ये मत है कि जो राष्ट्रपति की जो प्रणाली है, जो यूएस की जो प्रणाली है, वह भी धन बल की सीमाओं से रहित नहीं है। यानी वहाँ पे भी राष्ट्रपति चुनावों में या फिर
कांग्रेस आदि के चुनावों में, कांग्रेस अमेरिका की संसद को कहा जाता है, वहाँ पे कांग्रेस के चुनावों में व्यापक रूप से धन बल का प्रयोग होता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार का दलगत मतभेद भारत में देखा जाता है, उसी प्रकार का जो दलगत मतभेद है वो यूएस में भी देखा जाता है। इसके चलते बहुत सारे जो कल्याण संबंधी जो उपाय होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओबामा केयर आदि में सुझाव का प्रयास, ओबामा केयर आदि में सुधार के प्रयास, इन सब को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली हो या फिर संसदीय प्रणाली, इन दोनों ही प्रणालियों में धन बल का बढ़ता प्रयोग और अपराधीकरण एक ऐसी समस्या है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली हो या राष्ट्रपति आधारित प्रणाली हो, उसमें हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों के दोनों जो लोकतंत्र के तरीके हैं, दोनों के दोनों जो डेमोक्रेसी के तरीके हैं, वो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के तरीके में आते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का तरीका क्या होता है? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है, जिसमें जो जनता होती है, ठीक है, उस जनता का जो प्रतिनिधित्व है वह संसद में होता है। यानी 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसे कहा जाता है प्रतिनिधि मूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जब 10 लाख की जनता से बनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, या इसको हिंदी में कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र, जब 10 लाख की जनसंख्या से बना एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, तो कई बार ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पे यानी संसद में प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद उसके द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा उठाया जाता है। और अगर वो केवल और केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही बल देने लगे तो इससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, जिसके चलते जो संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रवादिता है वह पीछे रह जाती है, ठीक है। इस जो कमी है जिसमें व्यक्ति के समक्ष, प्रतिनिधि के समक्ष क्षेत्र के हित को बल दें कि राष्ट्र के हित को बल दें, इसके बीच संतुलन बनाए जाने की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करती हैं, जिसके तहत वो सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में भागीदारी होने के बावजूद जब हम खुद राजनीतिक दलों के भीतर के लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें आंतरिक लोकतंत्र में भारी कमी देखने को मिलती है, जिसमें राजनीतिक दलों के भीतर जो प्रत्याशियों का चुनाव होता है या फिर उसमें जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय सचिव आदि अधिकारी हैं, उन सब का जो चयन होता है वो लोकतांत्रिक आधार पर ना होकर जातिगत आधार पर किया जाता है, ठीक है, भाई भतीजावाद के आधार पर किया जाता है, जो लोकतंत्र को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, और ये जो कमियां हैं इसको दूर करने का एक बेहतर उपाय ये हो सकता है कि हम डाउन टू अर्थ गवर्नेंस की तरफ जाएं। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या हुआ कि केंद्र से राज्य और राज्यों से पंचायत की तरफ जो निर्णयन की श्रृंखला है, ठीक है, या फिर जो धन का आवागमन है, उसके तहत हमें जो पंचायत स्तर है या फिर नगर पालिका का जो स्तर है वहाँ के स्तर पर निर्णयन की आवश्यकता है, वहाँ के लोग निर्णयन की भागीदारी में हिस्सा ले सकें। इसके लिए लोकतंत्र को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके तहत जो हमें बहुत सारी जो सीमाएं हैं उसको दूर किए जाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो पूरी प्रणाली है उसको बेहतर बना सके। जैसे कि अगर हम सीधे पंचायतों को या नगर पालिकाओं को निर्णयन का अधिकार देंगे तो इसमें एक समस्या ये हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जटिल मुद्दे हो सकते हैं जिस पर वहाँ की जो जनता है, जो ग्रामीण जनता होगी, ठीक है, हो सकता है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तो वो ग्रामीण जनता उन
जो कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं, जो जटिल मुद्दे हैं, उन पे अधिक जानकारी ना ले सके, जानकारी ना रखती हो, और इसके चलते जो निर्णयन होगा वो बाधित हो सकता है। तो ये कमी ना दिखाई दे, इसके लिए जो तृणमूल स्तर का जो लोकतंत्र है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रिटेन आदि देशों में इसका उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें जब ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन से निकलने का प्रस्ताव जनता के सामने रखा गया तो इसमें जनता में ब्रेग्जिट के पक्ष में तो उन्होंने मत दिया, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली रही है, जिसके चलते अब तक ब्रिटेन जो है सफलतापूर्वक ब्रेग्जिट नहीं कर पाया है। ठीक है, इसके चलते ये आवश्यक है कि जो जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, जो पंचायत स्तर के लोग हैं या नगर पालिका स्तर के लोग हैं, उनमें विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूकता का विकास हो। ठीक है, साथ ही साथ जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर नगर पालिका स्तर के पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों का एक संतुलन बना के रख सकें, इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक, इसमें हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सभी के लिए एक दृष्टिकोण ना हो, वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण ना हो, अपितु क्षेत्रीय समस्याओं के निवारण के लिए नवाचारी दृष्टिकोण को इसमें अपनाए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें वैश्विक समस्याओं को लेकर, पर्यावरणीय सततता के मुद्दे को लेकर और समावेशी विकास के मुद्दे को लेकर शामिल किए जाने की ज़रूरत है। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ इनके एकीकरण की ज़रूरत है, यानी पंचायत के स्तर पर या फिर नगर पालिका के स्तर पर, ठीक है, नगर निगम के स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए लोग शामिल हों। साथ ही साथ वो विश्व में चल रही समस्याओं के प्रति भी जागरूक हों, एनवायरमेंटल जो चिंताएं हैं उनके बारे में भी जानें, और पंचायत लेवल पे सारे के सारे वर्ग, सारी की सारी जातियां जो हैं निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें, इसके लिए भी उपाय किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करना होगा, तो देखिए पूरे आर्टिकल में पहली बात तो इस बात पे जोर दिया गया है कि जो धन बल है उसको रोकने की ज़रूरत है, और इसके लिए डाउन टू अर्थ गवर्नेंस करना होगा। ठीक है, राजनीतिक दलों में जो प्रत्याशियों के चयन की पद्धति है उसमें आंतरिक लोकतंत्र, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना होगा। ठीक, इसके अलावा लोकतंत्र जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी बन सके, ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बन सके, ज़्यादा भागीदारी मूलक बन सके, इसके लिए जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो तृणमूल स्तर के लोग हैं, उनकी भागीदारी को बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके लिए एक बेहतर सिटीजन केंद्रित व्यवस्था की स्थापना करने की ज़रूरत है, जो न केवल क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में ज्ञान रखती हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी जागरूकता रखती हो। ठीक, इसके लिए आपको न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाना होगा बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इस संबंध में प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें सामुदायिक स्तर की भागीदारी हो सके। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ज़्यादा समावेशी हो सके, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर या फिर पंचायती स्तर पर सुधार करने हैं तो एक तो हमारी कमियों को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनको अधिक जागरूक, ठीक है, उनको अधिक जागरूक और सशक्त होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है पूरे आर्टिकल का सार है जिसको आप समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 6 से एडिटोरियल से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। ठीक, पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 महीने से भारत की विदेश नीति में किस तरीके की नीति को अपनाने की ज़रूरत है, किस तरीके का नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए, इसको लेकर एक पूरा विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें भारत की जो ऐतिहासिक रूप से जो प्रतिबद्धता रही है, ठीक है, हिस्टोरिकल रूप से जो कमिटमेंट रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति, उसको लेकर कई विचारकों ने ये कहा है कि अब ये बीते ज़माने की बात हो गई है, अब भारत को इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री ने भी इस संदर्भ में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नैम की जो संकल्पना थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो संकल्पना थी, वो एक विशिष्ट समय की उपज थी
और इसको उस विशिष्ट समय में बेहतर रूप से यूज़ किया गया। हालांकि वर्तमान में हमें और भी निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो मुख्य रूप से नैम की बात करता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करता है, और साथ ही साथ भारत को इस संदर्भ में क्या करना चाहिए इसकी भी बात करता है। ठीक है, हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में इससे पहले भी कई बार अपने आर्टिकल्स के तहत इसकी चर्चा की है। तो आप इसको नैम क्या होता है और इसके संदर्भ में जो तथ्यात्मक जानकारी है वो आप अपने पिछले 1-2 महीने के हमारे जो वीडियो हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल में जो चर्चा की गई है उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो संदर्भ क्या है कि संदर्भ यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि गुटनिरपेक्षता एक विशिष्ट युग की संकल्पना थी और इसका प्रयोग जो है विशिष्ट संदर्भों में ही किया जाता था। हालांकि वर्तमान में इसकी अधिक प्रासंगिकता नहीं है। मुख्य रूप से देखा जाए तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में 2 शीर्ष रूप से शक्तियां उभर के आईं। एक था यूएसए, ठीक है, अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसए जो था वो पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा वाले देशों का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ या यूएसएसआर कर रहा था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से रूस आदि देश शामिल थे। वहीं दूसरी ओर इसमें पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के देश शामिल थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनके बीच खूब लंबे समय तक जो है संघर्ष चलता रहा, जो चला है 1945 से लेकर 1991 की अवधि तक। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद जो दुनिया है उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय को देखा, उसके हेजीमनी को देखा। अब ये जो 1945 से 1991 का काल है, इसमें बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें भारत, यूगोस्लाविया आदि शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना हम यूएस का भाग बनेंगे, ना हम यूएसएसआर का भाग बनेंगे, हम ना केवल अमरीकी गुट का बहिष्कार करेंगे बल्कि सोवियत गुट में भी शामिल नहीं होंगे। तो यह जो विश्व स्तर पे 2 गुट देखे जा रहे थे, भारत के नेतृत्व में बहुत सारे देशों ने कहा कि हम इस गुट में किसी भी गुट में शामिल ना होकर खुद को गुट निरपेक्षता के रूप में रखेंगे और हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि इन देशों का प्रभाव पड़े बिना अपने निर्णयों को हम ले सकें। ठीक है, तो निर्णयों की स्वतंत्रता के तहत, विदेश नीति की स्वतंत्रता के तहत गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की गई, जो 1955 से शुरू हुआ और आगे चलकर वो वर्तमान तक जारी है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में बहुत सारे कारकों के चलते इसको कहा जाता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत रह नहीं गई है। ठीक है, लेकिन भारत के बारे में कहा जाए तो भले ही विदेश मंत्री ये कह रहे हों कि जो गुट निरपेक्ष है या नैम है वो जो है 1945 से 1991 के बीच ज़्यादा बेहतर था और अब दुनिया इससे आगे बढ़ गई है, लेकिन लेखक का ये कहना है कि आप भले ही गुट निरपेक्ष आंदोलन या नैम को विभिन्न स्तरों पे आप प्रासंगिक रूप में दर्शाओ, लेकिन भारत आज भी जो है इसका एक विकल्प तलाश नहीं पाया है। ठीक है, और हम बहुत सारे नीतियों को अपना रहे हैं, बावजूद इसके नैम की प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक, तो ये जो पृष्ठभूमि है ये तो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से गुट निरपेक्षता जो है वो शीत युद्ध की देन थी, जिसमें जो गुट निरपेक्ष देश थे वो ये चाहते थे कि हमारी नीतियां स्वतंत्र रूप से हम बना सकें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो यूरोप आदि देशों से अभी अभी हाल में ही स्वतंत्र हुए थे जैसे कि भारत, उन्होंने नैम के मंच का प्रयोग किया खुद को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए। और उन्होंने ना केवल जो विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी, यानी उपनिवेशों से स्वतंत्र होने की प्रक्रिया, जैसे भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, उस प्रक्रिया को न केवल उन्होंने समर्थन दिया बल्कि जो अफ्रीका आदि देशों में, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में जो रंग भेद की नीति फॉलो की जा रही थी उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। ठीक, इसके अलावा जो पूरी दुनिया में जो यूएसएसआर और यूएस के बीच जो परमाणु की दौड़ चल रहा था, परमाणु हथियारों को रखने का जो पूरी दौड़ चल रही थी, इसका उन्होंने विरोध करते हुए डिसआर्मामेंट को आगे बढ़ाया। तो मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए गुट निरपेक्षतावादी देशों ने अपनी बात रखी। लेकिन 1991 में क्या हुआ
कि एक और तो हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हम विऔपनिवेशीकरण के बारे में बात कर रहे थे वो लगभग पूरा हो चुका था। ठीक है, दुनिया के ज़्यादातर जो राष्ट्र थे वो अब आज़ाद हो गए थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जो लंबे समय तक जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी वो नेल्सन मंडेला आदि के नेतृत्व में अब उसको छोड़ा जाने लगा था। उस पर जो है उदारता अपनाई जाने लगी थी, और साथ ही साथ जो निरस्तीकरण के प्रयास थे वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। अब चूंकि इन्हीं तीन मुख्य उद्देश्यों पे हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन काम कर रहा था, तो जब ये उद्देश्य ही पूरे हो गए अथवा यूएसएसआर का ही विघटन हो गया, तो जब दुनिया में कोई गुट रहा ही नहीं तो फिर हम क्यों गुटनिरपेक्षता की बात करें। तो इसके चलते वो धीरे धीरे अप्रासंगिकता दिखने लगा। लेकिन लेखक का मत यह है कि नैम द्वारा समय समय पर खुद को डाइवर्सिफाई भी किया गया है, विविधीकृत भी किया गया है। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत ने नैम के सापेक्ष बहुत सारी और नीतियों को अपनाने का प्रयास किया है। हालांकि गुटनिरपेक्षता का विकल्प अभी भी खोजा नहीं जा सका है। जैसे कि भारत ने जब 91 से लेकर 1999 से लेकर वर्तमान काल तक कई सारी नीतियां अपनाई, उसमें अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की कोशिश की। ठीक है, यानी एक जो पॉलिसी अपनाई उसका नाम था रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। रणनीतिक स्वायत्तता के तहत क्या होता है, तो कोई भी देश स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का पालन करता है और उसमें अगर वो चाहे तो दो विपरीत दुश्मन राष्ट्रों से भी स्वतंत्र आधार पर नियमों को, स्वतंत्र आधार पर संबंधों को बनाता है। जैसे कि भारत इजराइल के साथ भी संबंध बनाता है, भारत के संबंध फिलिस्तीन के साथ भी हैं, जबकि अगर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को देखें तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक, तो रणनीतिक स्वायत्तता के तहत कोई भी देश बिना किसी दबाव में आके स्वतंत्र बेसिस पे, स्वतंत्र आधारों पर दुश्मन राष्ट्रों के बीच भी संबंध बनाता है, और उसमें वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि दोनों देश आपस में शत्रु हैं अथवा मित्र हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत द्वारा जो है बहुआयामता, ठीक है, बहुआयामिता पे भी बल दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ही साथ बहुत सारे देशों के साथ संबंध को बनाना, और इसके तहत भारत जो है वो यूएस के साथ भी संबंध बनाता है, भारत जो है वो यूरोपीय देशों के साथ भी संबंध है भारत के, और साथ ही साथ भारत ने मध्य एशिया और दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर किया है। ठीक है, हालांकि कई जो आलोचक हैं वो मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुआयामिता को एक अवसरवादिता के रूप में इसकी आलोचना करते हैं, जिसमें मौका देख के आप संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो रणनीतिक स्वायत्तता के तहत हम क्या करते हैं, तो रणनीतिक स्वायत्तता के तहत हम स्वतंत्र विदेश नीति बनाते हैं। मल्टी अलाइनमेंट के तहत कई देशों के साथ हम संबंध बनाते हैं। साथ ही साथ एक और नीति भी भारत और देशों के द्वारा अपनाई जाती है, जिसको कहा जाता है रणनीतिक कन्वर्जेंस। ठीक है, रणनीतिक कन्वर्जेंस क्या होता है, तो इसके तहत दो देश अपने हितों के जुड़ाव के आधार पर नीतियों को स्थापित करते हैं, हितों के जुड़ाव के आधार पर जो है संबंधों को बनाते हैं। जैसे कि भारत और यूएस के मध्य, या फिर आप कह सकते हैं भारत और जापान के मध्य एक रणनीतिक कन्वर्जेंस कहा जा सकता है, और वो है चीन का कारक। ठीक है, जापान का जो विवाद है वो चीन के साथ चल रहा है, भारत का भी जो सीमा विवाद है वो चीन के साथ चल रहा है। इसी प्रकार से भारत का सीमा विवाद चीन के साथ है, और अमेरिका भी चीन के साथ विविध मामलों में संलग्न है, विवादित है। तो दोनों के जो है हितों का जुड़ाव हो गया चीन कारक को लेकर। इसी के चलते भारत और जापान संबंध प्रबल हुए, भारत और यूएस संबंध प्रबल हुए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये चूंकि हित केवल एक ही आधार पर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चीन का कारक, तो अगर चीन कारक को हटा दें तो बाकी जो संबंध हैं वो इतने ज़्यादा प्रबल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है
कि चाहे वो रणनीतिक स्वायत्ता हो, चाहे वो अनेक देशों के साथ संबंध बनाना हो, या फिर रणनीतिक कन्वर्जेंस हो, इन सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके चलते लेखक का कहना है कि आज भी न्याम अपना प्रासंगिक बना हुआ है, और चाहे वो चीनी कारक हो, चाहे कोई भी कारक हो, उसमें हम नैम को पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, आप प्रासंगिक नहीं कह सकते। वर्तमान में बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि भारत को चीन के सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में यूएस की ओर अधिक झुक जाना चाहिए, यूएस की ओर अधिक झुकाव देना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत जो है कहीं ना कहीं अभी भी गठबंधन व्यवस्था में शामिल ना होने की बात करता है, क्योंकि भारत का मानना है कि जिस प्रकार से नैम, अगर आप कहें कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शीत युद्ध की अगर वो उपज थी, तो गठबंधन व्यवस्था या गुटबाजी भी इसी के काल की एक उपज थी, जिसमें जो राष्ट्र थे वो अपने हितों के चलते, ठीक है, और साथ ही साथ कोई दूसरा देश उन पे हमला ना कर दे, तो रक्षा कारकों के चलते जो है वो एक दूसरे से जुड़ते थे। ठीक है, विशेषकर शीत युद्ध के काल में विचारधारा का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता था, लेकिन भारत का कहना है कि वर्तमान में ना शीत युद्ध रहा और ना ही विचारधाराओं को इतना महत्व रहा है, इसके चलते गठबंधन व्यवस्था बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। ठीक है, वर्तमान में नाटो गठबंधन व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन खुद नाटो में जो है 2003 में जब इराक पर हमले की बात आई, तो अमेरिका और जो ब्रिटेन आदि देश हैं उनके बीच विवाद की स्थिति देखी गई कि उसमें नाटो की भूमिका क्या हो। ठीक है, वर्तमान में जो गठबंधन है उसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें चीन के भय को लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी देश जो हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ एक गठबंधन बना लिया जाए। ठीक है, इसमें भूगोल की भी भूमिका है, जिसमें भारत चूंकि हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित है, इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, लेकिन भारत की इस संदर्भ में सबसे बड़ी दुविधा ये होगी कि भारत जो है वो ऐतिहासिक रूप से किसी भी गठबंधन व्यवस्था का भाग नहीं रहा है, और चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चीन हो, ठीक है, चाहे वो रूस हो, सभी के साथ भारत का संबंध है। ठीक है, विशेषकर मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और अफगानिस्तान से अगर जुड़ाव के बारे में बात करें, तो भारत के लिए ईरान और रूस का भी उतना ही महत्व है जितना इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का। तो भारत को दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। यही कारण है कि लेखक का मत यह है कि आप नैम को रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में सदैव याद रखें। ठीक है, नैम की बात जब भी कही जाएगी तो उसमें रणनीतिक स्वायत्तता का पहलू है, जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता, जिसमें किसी भी एक पक्ष पे झुकाव नहीं रख के हमें सभी के साथ संबंध स्थापना पे बल देना है, जिसमें अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस सभी शामिल होंगे। ठीक है, इसमें हमें अमेरिका के साथ संयुक्त आधार पर या फिर आपसी संबंधों के आधार पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बराबरी के संबंधों के आधार पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वैश्विक स्तर पे शांति और व्यवस्था स्थापित हो सके। ठीक है, इसमें भारत को कोशिश करना है कि भारत के जो क्षेत्रीय हित हैं, जैसे कि सीमा विवाद आदि, वो भी सुलझ सकें। साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे जो हित हैं, जैसे कि आतंकवाद का उन्मूलन हो गया, जलवायु परिवर्तन का प्रश्न हो गया, जलवायु वित्तीयन का प्रश्न हो गया, इसको भी बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं? तो इसलिए कही जा रही हैं कि भारत जो है जनवरी 2021 से, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, और इसमें भारत को न केवल अपने रणनीतिक विकल्पों को जांचना होगा, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी ध्यान में अपनी भूमिका को बना के रखना होगा। तो क्षेत्रीय हित और वैश्विक हित दोनों के लिए काम भारत कर सके, इसके लिए हमें अपने जो विकल्प हैं उनको और बेहतर और विविध करने की ज़रूरत है, और इसमें नैम की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि बाकी अन्य सिद्धांतों की। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी नैम से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कवर की हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है इसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु की एक कॉपर स्मेल्टिंग फर्म है, कॉपर गलाने वाली एक कंपनी थी। ठीक है, जिसका नाम था स्टरलाइट। तो स्टरलाइट कंपनी के बारे में इसमें बात कही गई है, जिसको 2018 में पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर बंद कर दिया गया। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण के बाद जब इसे बंद किया गया तब पर्यावरण बनाम विकास की जो डिबेट है वो पूरी महत्वपूर्ण हो गई। इसमें लेखक का ये तर्क है कि हमें इसमें न केवल पर्यावरण बनाम विकास और स्टरलाइट कंपनी के पर्यावरणीय प्रभावों को देखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं, अन्य मुद्दे जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की एक कंपनी थी स्टरलाइट कॉपर प्लांट, जो स्टरलाइट वेदांता कंपनी का अंग थी। ठीक है, वेदांता जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसके अनिल अग्रवाल हेड हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये यूरोप की एक महत्वपूर्ण कंपनी है जिसने भारत में कॉपर प्लांट के लिए तमिलनाडु में एक कंपनी लगाई। ठीक है, जिसका नाम था स्टरलाइट कॉपर। मुख्य रूप से इसमें तांबा गलाने का काम था, तांबे को बनाने का काम किया जाता था। 93 में इसको शुरू किया गया और 97 से इसने काम करना शुरू किया। लेकिन 2018 में इसमें इसके जो नागरिक थे, जो तमिलनाडु के जहाँ पे काम कर रही थी थूथुकुडी, ठीक है, थूथुकुडी ये जो एरिया है यहाँ पे जो है व्यापक विरोध देखा गया इस कंपनी को लेकर, जिसके चलते इसको आगे बंद कर दिया गया। ठीक है, कंपनी पर यह आरोप लगाया गया कि वो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, इसके लिए 2013 में भी उस पर ये कहा गया था कि इस कंपनी के जो प्लांट है उससे सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे। ठीक, इसके अलावा ये कहा गया कि कंपनी जो है जो प्रदूषण फैला रही है उससे वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और वाटर बॉडीज़ के जो जलीय जीव हैं चूँकि वो मर रहे हैं, इसके चलते मछुआरे भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसी के चलते इसका व्यापक विरोध हुआ, जिसमें 2018 में इस कंपनी के बाहर बहुत 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उसमें से पुलिस की गोलीबारी में कई लोगों की मौत भी हुई। ठीक है, अब इस पूरे वाक्यक्रम के बाद, घटनाक्रम के बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया। वर्तमान में जो ये कंपनी है ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर गई है, जिसके चलते ये पूरा मामला जो है वो दोबारा से चर्चा में आ गया है। ठीक है, अब लेखक का मत यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रभाव तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे 93 हो, ठीक है, चाहे 97 हो, चाहे 2013 हो या 2018 हो, ठीक है, इन सभी मामलों में कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में था, जिसमें सत्ताधारी, ठीक है, AIDMK भी हो सकता है, ठीक है, और DMK भी हो सकता है। ये दो प्रमुख दल हैं जो तमिलनाडु में सत्ता में रहे हैं, AIADMK और DMK। तो लेखक का ये मत है कि जितने भी राजनीतिक दल ने मामले को स्वीकृति दी उसकी जांच किए जाने की ज़रूरत है कि इसे किस आधार पर स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, क्यों कहते हैं वो ऐसा? इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टरलाइट कंपनी को तमिलनाडु में लगाए जाने से पहले महाराष्ट्र और गोवा में भी लगाए जाने की बात कही जा रही थी, और दोनों ही राज्यों ने इसको यहाँ पे लगाने से मना कर दिया था। तो किन आधारों पर इसको तमिलनाडु में स्थापित किया गया, इसको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निर्धारित की जा सके। ठीक है, इसके अलावा 2018 में जब इसकी स्थापना हुई तो 2018 से पहले यानी 1993 से लेकर 2018 के बीच के काल में कंपनी ने किस तरीके से काम किया उसकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि वास्तव में किसकी गलती रही थी। ठीक है, इसके अलावा लेखक जो हैं वो इसके आर्थिक पक्षों की भी बात करते हैं, इसके
इकोनॉमिक पक्षों की भी बात करते हैं, जिसमें लेखक का ये तर्क है कि स्टरलाइट कंपनी द्वारा भारत में तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता था, जिसमें 2018 में कंपनी बंद होने से पहले स्टरलाइट जो कंपनी थी वो भारत में 4 लाख टन, ठीक है, हर साल जो है उत्पादन करती थी, जिसके चलते भारत जो है तांबे का निर्यात करने लगा था दुनिया में। लेकिन जब से कंपनी बंद हुई तब से भारत जो है फिर से आयातक की स्थिति में आ गया है, ठीक है। ना केवल हम आयातक बने हैं बल्कि लोगों के रोजगार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की जो भूमिका थी, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण जो बोर्ड्स हैं, जो राज्य में पर्यावरण प्रदूषण की सीमाओं के बारे में ध्यान रखते हैं और उसके संदर्भ में मानकों का निर्धारण करते हैं, तो किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण बोर्डों ने इसको लेकर अपने निर्णयों को दिया है, इसको भी जानना ज़रूरी है। और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो भूमिका है उसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा यह भी जांच का विषय है कि जो तमिलनाडु में जिस जिले में इसको लगाया गया वो जो स्टरलाइट कंपनी थी वो मानव जो आवास है, ठीक है, जनसंख्या सघन क्षेत्र है, उसके ज़्यादा दूर नहीं थी, बहुत ही पास में लगी हुई थी। तो किस प्रकार से जनसंख्या सघन क्षेत्रों या उनके समीप इस प्लांट को लगाया गया, उससे पहले व्यापक विचार विमर्श हुआ था अथवा नहीं, इसे भी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ना केवल राजनीतिक दलों की भूमिका को बढ़ाना होगा, राजनीतिक दलों की भूमिका की जांच करनी होगी, बल्कि जो वहाँ की जो सामान्य जनता है जो मुख्य रूप से इसके प्रभावों को ग्रहण करती है उसको भी जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर किसी भी फैक्ट्री को अगर भारत में लगाया जाए तो उसको जनता का व्यापक विरोध ना करना पड़े, ठीक है। यही कारण है कि लेखक का मत है कि जब भी पर्यावरण विकास विवाद की बात आती है तो इसमें केवल और केवल पर्यावरण और विकास ही मुद्दा नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और उसमें स्थानीय जनता की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी है और उनके निर्णय के बाद ही इस तरीके के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा इसका आर्टिकल का एक सार हुआ जिसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन से है। हाल ही में एनएसओ ने एक रिपोर्ट दी है, ठीक है, जिसमें उसने बताया है कि भारत में पेंडेमिक के काल में यानी कोरोना के काल में जो हम डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं वो भारत में डिजिटल डिवाइड के चलते काफ़ी समस्याओं में आ गई है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ? तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से भारत में जो डिजिटल संसाधन है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की पहुंच हो गई या फिर इंटरनेट तक पहुंच हो गई, वो किस प्रकार से विविध आधारों पे सीमित हो जाती है, जिसमें आय की सीमा, ठीक है, शहरों की सीमा, गांव की सीमा के आधार पर लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, ठीक है। तो इस आधार पर एनएसओ की रिपोर्ट ये बताती है कि किस प्रकार से भारत में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में जो है डिजिटल डिवाइड कायम है और इसे दूर रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या है? तो एनएसओ की नई रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी डिजिटल शिक्षा पे नई रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया है कि किस प्रकार से भारत में डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में व्यापक डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, ठीक है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के साथ जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आय के स्तर पे व्यापक असमानता देखी जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर शहरी हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरनेट का जो घनत्व है यानी लोगों के पास इंटरनेट उपलब्धता वो 70% से ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्रामीण उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे मात्र 6% घरों में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता है, ठीक है। अगर अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो मात्र 10% ही लोगों के घरों में कंप्यूटर की उपलब्धता है और 25% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है, ठीक है। इसके अलावा अगर शहरों में बात करें तो शहरों में 42% शहरी घरों में इंटरनेट सुविधा है, जबकि मात्र 15% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट सुविधा है, ठीक है।
नेशनल कैपिटल दिल्ली में सर्वाधिक 55% इंटरनेट की पहुंच है। इसके अलावा हिमाचल और केरल ही एकमात्र ऐसे दो राज्य हैं दिल्ली को छोड़कर जहां पे 50% से ज़्यादा घरों में इंटरनेट की पहुंच है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो वहाँ पे मात्र 10 में से एक घर में इंटरनेट की पहुँच है, जो उड़ीसा में व्यापक डिजिटल डिवाइड को दर्शाती है। ठीक है, अगर भारत के स्तर में बात करें तो 10 ऐसे भारत में राज्य हैं जहाँ 20% से कम जो है इंटरनेट की पहुँच है, और इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु भी शामिल हैं जो व्यापक स्तर पर विकसित राज्य और डिजिटली विकसित राज्य माने जाते हैं। ठीक, अब इसमें जो एनएसओ की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जब असमानता है वो ना केवल ग्रामीण शहरी स्तर पे है बल्कि आय के स्तर पर भी है। और अगर जो जो भारत के जो परिवार हैं, ठीक है, भारत के जो घर हैं, अगर उनको आय के स्तर पर हम बांट दें, ठीक है, जैसे कि सबसे अमीर, ठीक है, फिर अमीर, फिर थोड़ा कम अमीर, फिर गरीब, फिर सबसे गरीब, इस आधार पर अगर 5 आधारों पर बांटें, इनकम ग्रुप के आधार पर, ठीक है, आय के आधार पर अगर इनको 5 ग्रुप में बांटें तो ये असमानता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा गरीब, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा गरीब, इनके बीच सबसे ज़्यादा असमानता व्याप्त है। जैसे कि अगर उड़ीसा की बात करें तो अगर सबसे अमीर घरों के बारे में बात करें, सबसे ऊपर वाला घर, तो वहाँ पे 63% घरों में इंटरनेट है। वहीं अगर ग्रामीण उड़ीसा में सबसे गरीब जो होगा उसमें केवल और केवल 2% तक इंटरनेट की पहुँच है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर 63, नीचे 2, यानी बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा केरल में जो है अपेक्षाकृत कम असमानता है, जिसमें सबसे गरीब ग्रामीण घरों में 39% इंटरनेट उपलब्धता है, जबकि शहरों में जो है 67% है। यानी इसकी तुलना में 63 और 2 की तुलना में जो है वो थोड़ा कम जो है असमानता है। ठीक, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी कम असमानता है, जहाँ पे सबसे गरीब ग्रामीण घरों में 40% घरों में इंटरनेट की पहुँच है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार की असमानता है वो असम में व्याप्त है, जहाँ पे सबसे ऊपर के लैडर में 80% लोगों तक इंटरनेट की पहुँच है और सबसे कम जो है वो 6%, यानी 74% का गैप है, जो बहुत बड़ा गैप है इंटरनेट सुविधा ना होने के संदर्भ में। ठीक, इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा हाल में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद जो है एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम 5 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को देखें तो मात्र 20% जो भारतीय हैं उनमें ही बेसिक डिजिटल साक्षरता है। बेसिक डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या हुआ कि वो स्मार्टफोन चला पाते हैं कि नहीं, वो इंटरनेट का बेसिक प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और अगर इसमें और थोड़ा ऊपर चले जाएं, 15 से 29 वर्ष में देखे जाएं, जो सबसे ज़्यादा जो है टेक्निकली साउंड एज मानी जाती है, तो उसमें मात्र 40% लोग ही जो है मूलभूत जो डिजिटल साक्षरता है उसको रखते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में ये मत दिया जा रहा है कि भले ही हम साक्षरता दर में 80% और 90% और कुछ कुछ मामलों में 100% तक पहुंच गए हों, लेकिन जब तक हम डिजिटल साक्षरता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक भारत में वास्तविक साक्षरता की पहुंच संभव नहीं हो पाएगी। तो केवल और केवल बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, ठीक है, मूलभूत अंकीय कौशल और पढ़ने की योग्यता के साथ डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ाया जाना आवश्यक है, तभी हम जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसका पूरा लाभ ले पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है उसका संबंध एनएसओ की रिपोर्ट से है, ठीक है, जिसमें उसने बताया है कि किस प्रकार से भारत में जो बच्चे हैं उसमें लगभग 40% जो बच्चे हैं उनकी जो वैक्सीन है, ठीक है, उनका जो वैक्सीनीकरण किया जाता है, ठीक है, जिसमें उनको मुख्य रूप से डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटेनस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा आदि से रिलेटेड जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे जो वैक्सीन्स हैं जैसे कि पोलियो वैक्सीन आदि, उन तक जो पहुंच है काफ़ी सीमित है। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एक नवीन हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट
पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि देश में लगभग 40% जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से वैक्सीन की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको टीबी यानी बीसीजी का टीका जिसको कहा जाता है, बीसीजी का टीका और पोलियो का टीका जो है वो मिल जाता है उनको, लेकिन खसरे की जो वैक्सीन होती है, मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। साथ ही साथ अन्य वैक्सीन से भी उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें राजधानी दिल्ली में 50% से कम बच्चे ही जो हैं 8 आवश्यक वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें बीसीजी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसके अलावा काली खांसी का टीका इसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, काली खांसी आदि का टीका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें टिटनेस का टीका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पोलियो का टीका महत्वपूर्ण होता है, खसरे का टीका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका महत्वपूर्ण होता है, और इसी तरीके से और टीके महत्वपूर्ण होते हैं जिसके तहत उनकी पहुंच संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ये जो एनएसओ की रिपोर्ट है यह 2017 से लेकर 2018 के काल में नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस का एक सर्वे हुआ था, 75th राउंड, इस पे इसकी रिपोर्ट आधारित है। ठीक है, जिसमें 5 साल से कम लगभग 60% जो बच्चे हैं वही केवल टीकाकृत ले पा रहे हैं, 40% जो बच्चे हैं वो टीकाकरण से दूर हैं। ठीक है, यह जो आंकड़ा है वो केंद्र सरकार के आंकड़े से अलग है, जिसमें हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल डेटा के अनुसार भारत में जो पूर्ण टीकाकरण है वो लगभग 87% हो गया है। ठीक है, तो एनएसओ का आंकड़ा क्या कहता है? तो एनएसओ का आंकड़ा कहता है कि इसमें मात्र 60% बच्चों को ही टीकाकरण हुआ है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स का। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का दूसरा आंकड़ा कहता है, वो कहता है 87%। तो दोनों आंकड़ों में जो है विरोधाभास है, जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा अगर बीसीजी का टीका यानी टीबी के टीके के बारे में बात करें या पोलियो की वैक्सीन के बारे में बात करें तो वो 97% तक बच्चों की पहुंच में है। हालांकि जो खसरे की जो वैक्सीन होती है उसमें केवल 67% बच्चे ही उसे पा पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलियो की बूस्टर डोज और डीपीटी, ठीक है, डिप्टीरिया परट्यूटिस यानी काली खांसी, ठीक है, और टिटनेस डीपीटी, इसकी जो बूस्टर डोज है वो केवल 54% बच्चों तक ही है। ठीक, अगर राज्यों में देखें कहाँ पे टीकाकरण की सर्वाधिक दर है तो मणिपुर 75%, आंध्र प्रदेश लगभग 74% और मिजोरम लगभग 73%, 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। वहीं दूसरी ओर नागालैंड में मात्र 12% बच्चों का ही टीकाकरण हुआ है। ठीक है, इसमें पुदुचेरी 34% और त्रिपुरा 39.6% देखा गया है। यानी बच्चों के टीकाकरण के संबंध में काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। पत्रिका गेट जोधपुर में अवस्थित है। तो जयपुर को यूनेस्को द्वारा 2019 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये कथन ठीक है। हालांकि जो पत्रिका गेट है जिसका अभी अनावरण हुआ है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? केवल और केवल एक, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है पत्रिका गेट का अनावरण किया गया है, जिसको जो है मिशन अनुपम, ठीक है, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मिशन अनुपम के तहत बनाया गया है और ये जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे अवस्थित है। ठीक है, ये जो है इसके पास में एक जवाहर सर्कल गार्डन भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2019 में जब से जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है उसके बाद से ही लगातार इसको विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसे पत्रिका गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक राजस्थान की एक महत्वपूर्ण अखबार है जिसका नाम है राजस्थान पत्रिका। ठीक है, तो इसको द्वारा इसको फंड किया गया है और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो पत्रिका गेट के बारे में बताया, जयपुर में है और इसको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है मिशन अनुपम योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताज ट्रिपेजियम
जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह ताजमहल के आसपास अवस्थित एक ऐसा पारिभाषिक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ताजमहल की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस क्षेत्र में कोयला अथवा कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ताजमहल इस जोन की एकमात्र संरक्षित इमारत है। तो इसमें तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। आज पेज नंबर 10 पे खबर आई है जिसमें सितंबर 21 को जो है ताजमहल दोबारा खुलने वाला है और जो ताज ट्रिपेजियम जोन है वो ताजमहल के आसपास लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से बचाना है। ठीक है, इस संदर्भ में 1996 में 1996 में एक PIL दाखिल की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए थे जिसमें इस जोन के अंतर्गत ताज ट्रिपेजियम जोन के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग वगैरह हैं वो कोयला का प्रयोग नहीं कर सकते, कोक आदि का प्रयोग नहीं कर सकते अपने उद्योगों में। इसके तहत उन्होंने कहा कि आप नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का प्रयोग करें और जो घातक प्रदूषक उद्योग हैं वो या तो बंद हो जाएं, ठीक है, या फिर वो यहाँ से बाहर चले जाएं। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसमें ताजमहल के साथ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हैं जिसमें ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ताज ट्रिपेजियम जोन को ताज ट्रिपेजियम जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ओर तो यह ताजमहल को केंद्र में रख के बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर जो इसकी पूरी संरचना है वो एक समलंब के आकार की है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी एक संरचना है, इसीलिए इसको ताज ट्रिपेजियम यानी ताज समलंब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो हो गया ताज ट्रिपेजियम जोन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। अधिकांश संसदीय समितियां अपने अस्तित्व में स्थायी होती हैं, इसी के चलते अनवरत रूप से कार्य करती हैं और सामान्यतः इनका गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है। स्थायी समितियों द्वारा की गई अनुशंसाएं कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं हैं। अधिकांश समितियों की बैठक बंद दरवाजे के भीतर होती है और इसमें सदस्य पार्टी व्हिप के अनुसार बंधे नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा कथन वो भी सही है और तीसरा कथन वो भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, हाल में संसदीय समिति काफ़ी चर्चा में रही हैं और जो रक्षा मामलों से या विदेशी मामलों से संबंधित एक संसदीय समिति ने अभी हाल में ही बैठक करके, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं उनको जो चीन बॉर्डर का जो इशू है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, जिसमें से कुछ का प्रश्न का जवाब दिया गया और कुछ प्रश्नों का जवाब जो है भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके आधार पर नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है साल के स्तर पे ईयरली बेसिस पे काम करती हैं और हर साल इनका पुनर्गठन होता है। वहीं दूसरी ओर चूंकि ये जो है ज़्यादा डेलिब्रेट काम करती हैं, क्लोज डोर काम करती हैं, इसलिए ज़्यादा व्यापक तरीके से काम कर सकती हैं। हालांकि इनकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि इनकी जो अनुशंसाएं होती हैं वो कार्यपालिका पे बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा अथवा वैक्सीन को भारत के सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है? जापानी इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, खसरा रुबेला वैक्सीन। तो ये पांचों की पांचों जो वैक्सीन हैं उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यानी टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो 1985 में शुरू किया गया, जिसमें 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण की सुरक्षा या वैक्सीन दी जाती है, जिसमें टीबी, डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रुबेला, निमोनिया या जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी कहते हैं, और न्यूमोकोकल बीमारी जिसमें मुख्य रूप से निमोनिया आता है और मेनिंजाइटिस आता है उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस बी और न्यूमोकोकल जो बीमारियां हैं उनको 2007 और 2017 में शामिल किया गया। आगे चलकर इसमें कुछ और बीमारी भी जोड़ी की गई हैं, जिसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन और मीजल्स रुबेला वैक्सीन आदि शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए
अब ये जो है पेज नंबर 6 में इस पे रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के खिलाफ अगर वैक्सीन बनती है तो उसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफर फॉर सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इस प्रणाली के तहत प्रतिभूतियां यानी शेयर्स को सीधे जनता के लिए जारी नहीं किया जाता, बल्कि बिचौलियों जैसे शेयर दलालों के माध्यम से बेचने के लिए जारी किया जाता है। यह इनिशियल पब्लिक ऑफर का एक उदाहरण है। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो केवल और केवल एक इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, ऑफर फॉर सेल जो है अभी हाल में ही चर्चा में रहा, जिसमें भारत डायनेमिक्स जो है उसने अपने एक ऑफर फॉर सेल को निकाला था। ठीक है, हालांकि इसको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते यह चर्चा में रहा है। ठीक, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? तो कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर को जारी करने के लिए या तो वो अपने शेयर बाज़ार में जारी कर सकती है, ठीक है, और शेयर बाज़ार में जारी करने के बाद अगर वो चाहे तो सीधे जनता को जारी कर दे, या फिर चाहे तो वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक या किसी कंपनी का सहारा लेके उसे जारी करे। तो जब प्रतिभूतियों या शेयर्स को सीधे जनता के लिए जारी ना करके बिचौलियों या शेयर के दलालों के माध्यम से बेचने के लिए जारी किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, इसमें कंपनी जो है दलालों को अपनी उचित मूल्य पर बेच देती है। उसके बाद जो ये बिचौलिए होते हैं वो इन प्रतिभूतियों को जनता को बेचते हैं। ये बिचौलिए मुख्य रूप से कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो आगे जनता को शेयर्स को बेचता है। ठीक, ये जो है आईपीओ से एकदम अलग अवधारणा है, जिसमें सीधे जनता को शेयर्स बेचे जाते हैं शेयर मार्केट में। इसमें मुख्य रूप से जो शेयर बाजार में अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर जारी करती हैं, और इसके माध्यम से जो नई कंपनियां होती हैं या मीडियम प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए पैसे को शेयर मार्केट से उठाने के लिए आईपीओ को जारी करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक भागीदारी है? वाणिज्यिक बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्त की? तो इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं भारत में सबसे ज़्यादा कृषि संबद्ध क्षेत्रों में ऋण देते हैं। वाणिज्यिक बैंक जिसमें एसबीआई वगैरह आते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है उसके माध्यम से ये बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्रों को ऋण देते हैं, और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड आदि की भी भूमिका है। ठीक है, चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। मजबूत स्थानीय गवर्नेंस तथा सामुदायिक भागीदारी भारत की राज्य व्यवस्था को न केवल पारदर्शी बनाने के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करेगी, अपितु इनके द्वारा निर्वाचक राजनीति में भी सुधार लाया जाना संभव है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। अनेक आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता आंदोलन को अप्रासंगिक बनाए जाने के बावजूद भारत द्वारा इसके सार्वत्रिक रूप से स्वीकृत उत्तराधिकारी को अभी भी नहीं चुना जा सका है, तथा वर्तमान में भी यह अनेक कारकों के चलते स्वीकार्य बना हुआ है। भारतीय विदेश नीति में हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में आलोचनात्मक समीक्षा करें। 15 अंक 250 शब्द। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं उसमें आप हमारा जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया उसको आप देख के इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा अंक है उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा की है। होपफुली आपको ये पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है, हम डेली वीडियोस को डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। धन्यवाद।